Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Welcome in the class of computer science. Students, लास्ट क्लास जो थी जिसके अंदर मैंने आपको कंप्यूटर साइंस की जो 9th की बुक है इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया था कि इसमें कौन कौन से यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और किस यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम यूनिट नंबर 1 का पहला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका नाम क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है, हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है और कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। और मशीन बेसिकली क्या काम करती है? विच मेक योर वर्क मोर ईजियर, हमारे काम को आसान बनाती है। हमने जितनी भी मशीनें इंट्रोड्यूस करवाई हैं बेसिकली इंसान ने अपने काम को आसान बनाने के लिए या अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए इन मशीन को इंट्रोड्यूस करवाया है। हमने कंप्यूटर को बेसिकली इंसान ने इंट्रोड्यूस करवाया कि हम कंप्यूटर से बड़े बड़े टास्क, बड़े बड़े काम करवाना चाहते हैं। हम उससे कम्प्लेक्स जो हमारी डाटा है या हमारी इंफॉर्मेशन है या कम्प्लेक्स टास्क हैं, जो मुश्किल काम है, उससे करवाना चाहते हैं। इंसान ये सारे काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर 2, 4, 10 या 100 वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पड़े तो हो सकता है कि मैं अच्छी कैलकुलेशन के साथ इसको परफॉर्म कर सकूं। अगर मैं कंप्यूटर के नेम की बात करूं तो स्टूडेंट बेसिकली ये कंप्यूटर का नाम जो है ये फर्स्ट टाइम कंप्यूटर वर्ड यूज्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग, इंसान के लिए ये वर्ड कंप्यूटर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। उस ज़माने में जिन लोगों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी उनको कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। तो बेसिकली कंप्यूटर, इसी वजह से कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर रखा गया कि ये ऐसी मशीन है जो हमारी कैलकुलेशन को बहुत अच्छा और बहुत फास्ट परफॉर्म करती है, स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ और क्वालिटी के साथ। तो बेसिकली हमने कंप्यूटर साइंस को इंट्रोड्यूस करवाया, हम चाहते थे हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हों। और आज हमारी इस बुक का जो पहला टॉपिक है वो भी यही है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। आमतौर पर प्रॉब्लम्स का पहला स्टेप होता है कि डिफाइन अ प्रॉब्लम, हमें समझ आ जाए कि असल में मसला क्या है, प्रॉपर उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे अगर एक प्रॉब्लम दे दिया जाए और मुझे उसके लिए एक टाइम, 1 घंटा दिया जाए उसको सॉल्व करने के लिए, तो 59 मिनट्स में उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में लगाऊंगा कि मसला है क्या, और मैं उसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। तो सो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना, उसको अंडरस्टैंड करना सबसे इम्पॉर्टेंट। उसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं रहनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, वो कोई प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर से रिलेटेड हो, हमारी आम लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। अब वो स्कूल बनाने के लिए, स्कूल बनाना मेरा एक प्रॉब्लम है। अब ये स्टार्ट से लेकर स्कूल एंड होने तक, क्लासेस स्टार्ट होने तक मुख्तलिफ मराहल हैं। दीज आर कॉल्ड द स्टेप्स। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि मुझे ये कंफर्म हो कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ। स्कूल, फॉर एग्जांपल प्राइमरी स्कूल बनाना चाहता हूँ, मिडिल बनाना चाहता हूँ, हाई स्कूल बनाना चाहता हूँ। उसकी वजह क्या है कि सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। प्राइमरी स्कूल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, मिडिल स्कूल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हाई स्कूल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो मुझे ये पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरा प्रॉब्लम है क्या प्रॉपर। उसके बाद मैं उसके सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा, उसको एनालाइज करूंगा, उस पर काम करूंगा। एनालाइज मतलब मैं सोचूंगा कि मुझे किस एरिया में स्कूल बनाना चाहिए, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे बच्चों की तादाद ज़्यादा है। मुझे ये भी देखना है कि क्या वहाँ पे पहले से कोई स्कूल मौजूद है। मुझे ये भी देखना है क्या ये स्कूल बनाना लोगों के लिए और मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। दैट इज़ कॉल्ड द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये प्लानिंग करूंगा, अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करूंगा तो मैं आगे जा सकता हूं। उसके बाद मैं उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचूंगा।
उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस देखूंगा, उसका 1 2 3 4 5 8 सॉल्यूशंस देखूंगा कि विच वन इज़ गुड फॉर मी, कि मैं उसको कैसे मेरी कॉस्ट कम हो सकती है, कैसे फाइनेंशियली ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कैसे ये स्कूल मेरी अप्रोच में हो सकता है। तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मैं देखूंगा और उसमें से फिर जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको मैं चूज़ करूंगा, उसके थ्रू मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टूडेंट्स कोशिश करूंगा। तो हमारा चलते हैं पहले स्टेप की तरफ कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम पहला स्टेप है। A well-defined problem that does not contain ambiguity। पहला है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम है क्या, उसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। और अगर हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, कोई शक है, तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। गेन द बैकग्राउंड नॉलेज, उस एरिया के बारे में, उस इन्वायरमेंट के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में हम अपना माइंड यूज़ करते हैं। हम उस एरिया को, कल्चर को यूज़ करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज गेन करते हैं। हम जो इन्फॉर्मेशन कोई मिसिंग है उससे गेस लगा लेते हैं, हम अपना कोई आइडिया लगाते हैं, तो ये भी एक टेक्निक है। या विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, अगर कोई हमें प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही तो आपको पता है कि पिक्चर्स की मदद से चीज़ों को समझना बहुत आसान। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक पे एक पिक्चर गिवन है जिसमें ये डिफरेंट हॉर्स बने हुए हैं, 3 हॉर्सेज हैं, और उनको ऐड करने से आपकी वैल्यू आती है 30। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे है। मैंने ये ख्याल किया, ये गेस लगाया कि अगर मैं एक हॉर्स की वैल्यू 10 लगाऊं तो मेरे पास 3 हॉर्सेज है तो आंसर 30 आएगा। मींस अगर एक हॉर्स की वैल्यू 10 है तो 3 हॉर्सेज की वैल्यू 30 हो। उसके बाद एक हॉर्स है, 2 एलिफेंट है, तो मेरे पास वैल्यू 18 है। लेकिन मुझे हॉर्स की वैल्यू तो मैंने गेस कर ली, लेकिन एलिफेंट की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो देखें, ये जो हॉर्स की वैल्यू है, ये जो मेरा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है उससे मुझे मिली है कि मैंने जो ख्याल किया था, जो गेस लगाया था कि इसकी ये वैल्यू हो सकती है। तो अब यहाँ पे मैं गेस लगा रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यू 10 है और एलिफेंट की वैल्यू मैं 4 कर दूँ तो 10 + 4 14 + 4 18। तो अगर मैं एलिफेंट की वैल्यू 4 रख दूं तो मेरे पास 18 इसका आंसर आ सकता है। उससे नीचे अगर आप आए तो मेरे पास E - S मैं करूं तो इसका आंसर 2 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं अपने बैकग्राउंड नॉलेज से अब गेस करूंगा, ठीक है। तो E की वैल्यू मेरे पास 4 थी और मैं S की कौन सी वैल्यू रखूं कि मेरे पास 2 आ जाए। तो आई होप कि अगर मैं उसकी वैल्यू 2 रखूं तो मेरे पास आंसर 2 आ सकता है। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने अपने बैकग्राउंड नॉलेज से, जो मैंने पहले पीछे तजर्बा किया था, अपने गेस से और विद द हेल्प ऑफ पिक्चर मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही डिफरेंट ये स्ट्रेटजीज़ हैं जो प्रॉब्लम को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैं अगर बात करूं कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को समझना या उसको एनालाइज करना एक ही बात है, ठीक है। प्रॉब्लम एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 W's कैन हेल्प अस। यहाँ पे जो 5 W's हैं वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डीपली देखते हैं, बहुत डीपली, क्योंकि अब हम उसको करने से पहले हम अपना पेपर वर्क कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूं, तो मेरा एक प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया। अब उसको एनालाइज मैंने करना है, तो मैं किस एरिया में स्कूल बनाऊं, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे बच्चों की तादाद कितनी है, वहाँ पे और कितने स्कूल हैं, इससे फाइनेंशियली मुझे बेनिफिट होगा या लॉस होगा, कीनली ऑब्जर्व करूँगा मैं किसको, अपने प्रॉब्लम को, दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। तो 5 W's भी यहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक उसने आपको प्रॉब्लम दिया है कि मुझे उन स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए, मैं एक डायरेक्टरी प्रिपेयर करना चाहता हूँ जिनका नेम A से स्टार्ट होता है और उसके लिए टाइम दिया गया है 1 वीक, ठीक है। मेरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपकी बुक में लिखा हुआ। ये 5 W's प्रॉब्लम को एनालाइज करने में, प्रॉब्लम को समझने में मेरी मदद करेंगे। कैसे? व्हाट प्रॉब्लम मेरा है क्या, कि मैं स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, एक मुझे लिस्ट चाहिए,
ठीक है, किन लोगों की? स्टूडेंट्स की। ठीक है, वाई, मैं क्यों ये लिस्ट बनाना चाहता हूँ? क्योंकि मैं एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स यू नो, एक टेलीफोन जैसे डायरेक्टरी होती है, उसमें जिनके नेम पहले ए से स्टार्ट होता है हम उनको लिखते हैं, फिर जिनके नाम बी से स्टार्ट होते हैं हम उनको लिखते हैं। तो हम एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं। कब बनाना चाहते हैं? उसकी टाइम लिमिट कितनी है? तो हमें 1 वीक दिया गया है। और वेयर, कहाँ पे? स्कूल के अंदर ये सारी एक्टिविटी हमने परफॉर्म करनी है। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स को समझने में, एनालाइज करने में हमें ये 5 W's जो हैं ये हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम अब अपने मसले का हल सोचते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इन दिस फेज वी विल फाइंड द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक काम करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक काम एक तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं भलवाल सिटी से सरगोदा सिटी जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट रूट्स हैं। मैं अजनाला रोड से भी जा सकता हूँ, मैं लकमोड़ साइड से भी जा सकता हूँ, और मैं यहाँ से कोट मोमन जाके भी सरगोदा जा सकता हूँ। आपके ख्याल में शॉर्टेस्ट पाथ मेरे पास अजनाला रोड है, भलवाल टू सरगोदा। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि अजनाला रोड बड़ा ख़राब है, वहाँ पे ट्रैफिक जैम का इशू रहता है। मेरा रूट लकमोड़ साइड से ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है, ये पॉसिबल है कि मैं लकमोड़ साइड से पहले पहुँच जाऊँ। हालांकि अजनाला रोड से मुझे शॉर्ट है, लेकिन दरमियान में क्या क्या हर्डल्स हैं मुझे उनको भी देखना है कि वहाँ पे रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे ट्रैफिक जैम का इशू है, रास्ते में पॉपुलेशन काफ़ी है, कुछ ऐसे मोड़ हैं जहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास एक चीज़ के, और आम तौर पे इसको हम कैंडिड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। दैट इज़ द कैंडिड। आपकी बुक में एक मेंशन है कि एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी हो सकती हैं। अब वो उन स्ट्रेटजीज में जो आपकी बुक में डिस्कस्ड हैं, डिवाइड एंड कंकेयर है, गेस है, या प्रोटोटाइप है। डिवाइड एंड कंकेयर क्या होती है कि एक प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें, डिवाइड कर लें, ताकि जैसे कोई बड़ा काम है, जब उनको मुख्तलिफ लोग आपस में डिवाइड करके उसको काम करते हैं तो उस काम को करना आसान हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड डिवाइड एंड कंकेयर। हम गेस लगा लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एक प्रॉब्लम आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं पूरे स्कूल के अंदर, उनकी तादाद बताएं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर गेस करना चाहूँ तो मेरी जो क्लास है, मैं देखूँ कि मेरी क्लास के अंदर 5 लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, तो टोटल हमारे स्कूल के अंदर 10 क्लासेस हैं, तो 5 × 10 = 50। मैंने एक गेस लगाया कि अगर मेरी क्लास में 5 बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं, तो 10 क्लासों में आई होप के 50 बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल सकते होंगे। बट ये मेरा फाइनल डिसीजन नहीं है, मैंने एक गेस लगाया। ठीक है, उसके बाद प्रोटोटाइप, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो पिक्चर्स हमारी बड़ी हेल्प करती हैं। ठीक है, कहा जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को एक पिक्चर रिप्रेजेंट कर सकती है। हो सकता है कि हमारे थाउजेंड्स ऑफ वर्ड, हज़ारों अल्फाज इतने इफेक्टिव ना हों जितनी एक पिक्चर इफेक्टिव हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन, जैसे मैंने आपको कैंडिड के बारे में बताया, कैंडिड क्या होता है कि मल्टीपल्स, मोर देन वन, कि हमारे पास एक काम के डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और फिर हमारे पास लास्ट वन के सिलेक्टिंग द बेस्ट वन। समटाइम वी फाइंड द मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन हमने देखना होता है कि इस प्रॉब्लम का जो बेस्ट सॉल्यूशन है हमने उसको चूज़ करना है। तो स्टूडेंट, हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ये डिफरेंट स्टेप्स हैं कि जिनको परफॉर्म करने के बाद हम आसानी से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब है, और इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं हम उनमें क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं। फिर भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।